उसकी अपीयरेंस में ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ एक नजर ही गांव के सबसे खतरनाक टिबेटन मैस्टिफ कुत्ते को डराने के लिए काफी थी। वो इतना डर गया कि वहीं पर अपने आप पॉटी और यूरिन कर दिया। यहां तक कि जब कीड़े भी उसे देखते तो 5 मीटर दूर से ही बचकर निकल जाते। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि बाकी नॉवेल्स के प्रोटैगनिस्ट्स की तरह उसने भी एक ऐसे सिस्टम को अवेकन कर लिया था जिसका सपना हर कोई देखता था। लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि दूसरे लोगों के सिस्टम्स या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर्स देते थे या फिर अनलिमिटेड वेल्थ और ग्लोबल करेंसी जैसे रिवॉर्ड्स। लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी जो कभी चेंज नहीं होती थी, पैसे। और उसके अवेकन हुए सिस्टम में सिर्फ ऐसी एबिलिटीज थीं जैसे अग्रेसिव लेवल 1, रूथलेस लेवल 1, किलिंग इंटेंट लेवल 1, ब्रूटल लेवल 1, कोल्ड लेवल 1, फिजिक लेवल 1, और भी न जाने कितनी ऐसी वेग और इनविजिबल ऑरा टाइप एबिलिटीज। अगर हर मिशन कंप्लीट करने पर उसे थोड़े बहुत कैश रिवॉर्ड्स ना मिलते तो वो बहुत पहले ही सिस्टम को अनइंस्टॉल करके काम करना बंद कर देता। एक्चुअली शुरुआत में इसमें कुछ खास नहीं था, बस उसकी ऑरा और टेम्परामेंट थोड़ा चेंज हुआ था, जिसकी वजह से वो देखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता था। लेकिन जैसे जैसे वो कंटिन्यूअसली मिशंस कंप्लीट करता गया और दिन ब दिन इन एबिलिटीज को अक्यूमुलेट करता गया, उसकी ऑरा लगभग एक फिजिकल फॉर्म लेने लगी। अब वो पूरी तरह से एक ऐसे इंसान की स्टेट में पहुंच चुका था जिसके पास जाने का मतलब था स्ट्रेंजर्स स्टे अवे। इसी वक्त यानहाई सिटी की तरफ जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन नंबर 9527 में सारे पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। क्योंकि एडमिशन सीजन चल रहा था, इसलिए ट्रेन का हर कोच लोगों से कंप्लीटली पैक्ड था। लेकिन कोच नंबर 7 में जहां वो बैठा था, एक बहुत ही अजीब सीन देखने को मिल रहा था। सीट्स की एक पूरी रो आधे से ज्यादा खाली थी। बहुत सारे पैसेंजर्स कोचेस के बीच वाले पैसेज में या आयल में खड़े थे, लेकिन फिर भी उन खाली सीट्स पर बैठने के लिए कोई रेडी नहीं था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन सीट्स के पास एक आदमी बैठा था जिसने मास्क, सनग्लासेस और कैप पहनकर अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा था। कोई भी उसके पास 3 मिनट से ज्यादा नहीं रह पा रहा था। यहां तक कि अगर कोई बस एक्सीडेंटली आंखों के कोने से उसकी तरफ देख लेता तो भी उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती और उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, दिल में एक हेल्पलेस सी बिटर स्माइल उभर आई। ट्रेन के अनाउंसमेंट स्पीकर से आवाज आई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकने लगी। उसके तुरंत बाद तेज कदमों की आवाज और लगेज के व्हील्स के फ्लोर पर घिसने की आवाज सुनाई देने लगी। पैसेंजर्स का एक नया ग्रुप ट्रेन में चढ़ने लगा, जबकि ट्रेन से उतरने वाले पैसेंजर्स की संख्या बहुत कम थी। यानहाई यूनिवर्सिटी की स्वीट लुकिंग कैंपस ब्यूटी लिन शाओये सूटकेस खींचते हुए हांफते हुए ट्रेन में चढ़ी। एक बड़ा रेड चाइनीज स्टाइल मास्क उसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा कवर कर रहा था। सिर्फ उसकी ब्राइट और एक्सप्रेसिव आंखें ही दिखाई दे रही थी। ट्रेन के अंदर लोग इतने टाइटली पैक्ड थे कि पूरा कोच एक सील्ड सार्डीन कैन जैसा लग रहा था। लिन शाओये ने तुरंत अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। लोग बहुत ज्यादा थे, हवा भी हैवी और सफोकेटिंग हो गई थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे सीट वाली टिकट नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसे पूरे रास्ते खड़े होकर ही ट्रैवल करना पड़ता। फॉर्चुनेटली यानहाई सिटी पहुंचने में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। बस थोड़ा सा और सहना पड़ेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। तभी लिन शाओये की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने देखा कि आगे कुछ सीट्स खाली हैं, लेकिन आयल में खड़े पैसेंजर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें वो सीट्स दिख ही नहीं रही हूं। क्या सीट का ओनर अभी तक ट्रेन में चढ़ा ही नहीं है? लिन शाओये ने सोचा कि फिलहाल वो वहां बैठ जाती है, जब ओनर आ जाएगा तब सीट वापस दे देगी। अपनी छोटी सी बॉडी की वजह से वो भीड़ के बीच से सरप्राइजिंगली इजीली निकल गई। फिर वो सीधा सीट पर जाकर बैठ गई। बैठते ही उसके पूरे बॉडी में कंफर्ट की फीलिंग फैल गई। वो आदमी सीट पर सीधा बैठा हुआ था। अपने सनग्लासेस के डार्क लेंसेज के थ्रू उसने देखा कि एक छोटी और क्यूट लुकिंग लड़की क्वाइटली उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। कभी आपने नोटिस किया है, कभी कभी बस थोड़ी सी देर पूरे मोमेंट को बदल सकती है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये क्रैश गेम। इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। स्क्रीन पर एक लाइव मल्टीप्लायर लगातार बढ़ता रहता है और आपको सही वक्त पर रुककर अपना रिजल्ट कंफर्म करना होता है। यहाँ सब कुछ सही टाइमिंग, फोकस और डिसीजन लेने पर डिपेंड करता है। इंटरफेस सिंपल है और यूज करना भी काफी कन्वीनियंट है। विड्रॉल के लिए बैंक ट्रांसफर, यूपीआई और फोन पे जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और एक बात, अगर आप साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड MENIAC100 यूज करते हैं तो आप एक बोनस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस पिन्ड कमेंट में दी गई हैं, जरूर चेक कर लेना। लिन शाओये के बैठते ही उसने आसपास के पैसेंजर्स को धीरे धीरे गॉसिप करते सुना। ये लड़की देखने में इतनी वीक और डेलिकेट है, लेकिन इसका करेज तो देखो। मैं तो उस आदमी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बस उसके पास खड़े होने से ही ऐसा लगता है जैसे दिल और लिवर दोनों बॉडी से बाहर निकल जाएंगे।
लिन शाओये ने कंफ्यूजन के साथ दूर खड़ी भीड़ की तरफ देखा। जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, क्या वो मैं हूं? उसने अपनी नजर वापस खींच ली। फिर सामने बैठे उस आदमी को देखा जो मास्क, सनग्लासेस और कैप से कंप्लीटली कवर्ड था। इतनी गर्मी में भी खुद को इतना कवर करके रखा है, बिल्कुल किसी फ्यूजिटिव क्रिमिनल जैसा लग रहा है जो पुलिस से छुप रहा हो, उसने मन ही मन कमेंट किया। फिर उसने थोड़ी दूर खड़े बाकी पैसेंजर्स की तरफ देखा। कितनी स्ट्रेंज बात है, इतनी सारी सीट्स खाली हैं फिर भी कोई बैठ क्यों नहीं रहा? उसकी स्लिम और लॉन्ग फिंगर्स जैकेट की पॉकेट में गईं। वो अपना फोन निकालकर टाइम पास करना चाहती थी, लेकिन अचानक एक इनएक्सप्लिकेबल फियर ने उसके हार्ट को जोर से स्क्वीज कर दिया। ऐसा फील हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला हो। उसकी स्पाइन के अलोंग ठंडी सी सेंसेशन दौड़ गई, जैसे कोई एक्सट्रीमली शार्प ब्लेड हल्के से उसकी स्किन को टच करके निकल गया हो। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी बर्निंग स्टोव पर बैठी हो। ये क्या हो रहा है? मैं अचानक इतनी स्केर्ड क्यों हो रही हूं? क्या कल रात कोई मिस्टीरियस हॉरर शो देखने की वजह से मैं डर गई हूं? उसने खुद को रीअश्योर करने की कोशिश की। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोच में इतने सारे लोग हैं, इस दुनिया में गोस्ट्स और मॉन्स्टर्स थोड़ी ना होते हैं। लेकिन जितना वो खुद को काम करने की कोशिश करती, उसके हाथ उतने ही ज्यादा वायलेंटली शेक करने लगते। आखिरकार वो फोन को प्रॉपरली होल्ड तक नहीं कर पा रही थी। उसके फोरहेड पर बड़े बड़े स्वेट ड्रॉप्स उभर आए। वो धीरे धीरे उसकी चीक से होते हुए नीचे गिरने लगे। आखिर मुझे हो क्या रहा है? उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे अपोकलिप्स बस आने ही वाला हो, जैसे किसी भी मोमेंट उसकी सांस रुक सकती है। उसने सामने बैठी क्यूट लड़की का रिएक्शन देखा और मन ही मन एक लंबी सांस भरी। सिर्फ सामने बैठने पर इतना डरने की क्या जरूरत है? उसने तो क्लियरली अपने फेस पर कोई इमोशन भी शो नहीं किया था, बस अप्रिसिएशन भरी नजर से एक बार देखा था। ये तो हद ही हो गई। इस वक्त लिन शाओयुए के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, भागना है, और जितना जल्दी हो सके उतना दूर भागना है। वो सीट को पकड़कर तुरंत खड़ी हो गई। सीट की बैक को सहारा देते हुए अपने कांपते और कमजोर पड़ चुके पैरों को मुश्किल से आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम दूर गई, उसके दिल के अंदर का सारा पैनिक अचानक गायब हो गया। अगर उसके बॉडी पर चिपके ठंडे पसीने को इग्नोर कर दिया जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी नाइटमेयर से बाहर निकली हो। इसी मोमेंट पर उसे फाइनली समझ आ गया कि कोई भी उन खाली सीट्स पर बैठने के लिए रेडी क्यों नहीं था। वो होपलेसनेस और फियर का फीलिंग नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल अनबेरेबल था। लिन शाओयुए ने दूर से एक बार उस डायरेक्शन में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस आदमी से मिली, उसके दिल की गहराई से एक ठंडी सेंसेशन सीधा उसके सर के टॉप तक पहुंच गई। एक अनकंट्रोलेबल पैनिक उसके अंदर वायलेंटली फैल गया। उसे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने सीधा उसके हेड पर गन पॉइंट कर रखी हो। वो तुरंत अपना हेड नीचे झुका गई और दोबारा उस आदमी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उस आदमी में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। उसके सारे स्ट्रेंज फीलिंग्स का सोर्स वही आदमी था। ट्रेन धीरे धीरे यानहाई स्टेशन में एंटर करने लगी। ट्रेन कंप्लीटली रुकते ही लिन शाओयुए ने अपना सूटकेस उठाया और सबसे पहले ट्रेन से बाहर निकल गई। यानहाई यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी के तौर पर लिन शाओयुए अपनी ब्यूटीफुल अपीयरेंस और पॉपुलैरिटी की वजह से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के बीच फेमस थी। अपनी गॉर्जियस लुक्स और अट्रैक्टिव डांस वीडियोस की वजह से नेटिजन्स उसे एक चार्मिंग म्यूज के नाम से भी जानते थे। इस बार वो स्पेशली यूनिवर्सिटी जल्दी आई थी। प्रिंसिपल काओ ने बार बार रिक्वेस्ट करके उसे न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम एम्बेसडर बनने के लिए बुलाया था। साथ ही उसे यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए लाइव स्ट्रीम भी करनी थी। हरी, मैं यही हूँ, एक अचानक आवाज सुनाई दी। लिन शाओयुए ने आवाज की डायरेक्शन में देखा। वहां चैन हाओ यांग कुछ फ्रेंड्स के साथ वेलकम बैनर लगा रहा था। यानहाई यूनिवर्सिटी देश के हर कोने से आने वाले नए स्टूडेंट्स का वेलकम करती है। ये बंदा हर जगह कैसे आ जाता है? लिन शाओयुए उसके पास गई, सूटकेस नीचे रखा और अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। कैमरे के सामने एक स्वीट स्माइल देते हुए उसने कहा, हेलो एवरीवन, आज मैं नए स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए वॉलंटियर बनी हूं। लाइव स्ट्रीम में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज मुझे माफ करना। उसने अपने फोरहेड का स्वेट वाइप किया। अगस्त के एंड की धूप अभी भी बहुत हाश थी। अगर प्रिंसिपल काओ ने बार बार रिक्वेस्ट ना की होती तो वो नए स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए यहां आने का टाइम ही नहीं निकालती। लेकिन ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। लिन शाओयुए को बस वहां खड़े रहना था और उसने बाकी यूनिवर्सिटीज की वेलकम टीम्स को डायरेक्टली ओवरशैडो कर दिया। उसकी लाइव स्ट्रीम तुरंत एक्सप्लोड कर गई। कमेंट्स नॉन स्टॉप आने लगे। लिन शाओयुए आज तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत क्यूट है, ग्रेजुएशन करने का रिग्रेट हो रहा है। काश मैं वापस यानहाई यूनिवर्सिटी में जाकर गॉडेस के साथ पढ़ पाता। मैं इस साल का न्यू स्टूडेंट हूँ। कल फाइनली गॉडेस को रियल लाइफ में देख पाऊंगा। गिफ्ट्स के नोटिफिकेशंस भी एक के बाद एक पॉपअप होने लगे। लेकिन इन सब चीजों के सामने लिन शाओयुए बिल्कुल काम थी। वो ऐसे सीन्स की आदत डाल चुकी थी।
जब वो नए स्टूडेंट्स को बसेस में चढ़ने में हेल्प करने में बिजी थी, तभी अचानक उसका पूरा बॉडी ठंडा पड़ गया। वो बिना कंट्रोल किए एक बार कांप उठी। उसने हेड उठाकर अपने सर के बिल्कुल ऊपर चमकती हुई तेज सनलाइट को देखा। इतनी गर्मी में अचानक ठंड क्यों लग रही है? ये बहुत स्ट्रेंज था। अचानक उसे अपने बॉडी में एक कोल्ड सेंसेशन फील हुई और वो दोबारा कांप उठी। उसने हेड उठाकर स्काई में लटके हुए सन को देखा। इतनी गर्मी में भी ठंड फील होना, ये सच में अजीब है। लिन शाओ के इस रिएक्शन ने लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। शाओए को क्या हुआ? क्या कोई पर्वर्ट आसपास आ गया है? मुझे तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए। लिन शाओ कुछ स्टेप्स पीछे हटी और सनलाइट के नीचे आ गई। एक वेव ऑफ हीट सीधा उसके फेस से टकराई। वो क्लियरली ग्राउंड की हाई टेम्परेचर फील कर सकती थी, लेकिन उसकी बैक पर अभी भी एक कोल्ड सेंसेशन बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी अनईजी हो गई। स्टूडेंट, प्लीज अपना एडमिशन लेटर और आईडी कार्ड दिखाओ, चैन हाओयांग उसके सामने खड़ा होकर बोला। उसने तुम्हें हेड टू टो एक सेलिब्रिटी की तरह कंप्लीटली कवर्ड देखा, फिर बोला, स्टूडेंट प्लीज सनग्लासेस, मास्क और कैप रिमूव कर दो ताकि हम कंफर्म कर सकें कि ये डॉक्यूमेंट्स के एक्चुअल ओनर तुम ही हो। चैन हाओयांग के बोलते ही पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसकी बैक के पीछे कोई उसके ऊपर नाइफ पॉइंट किए खड़ा हो। उसके अंदर अचानक एक इनएक्सप्लिकेबल फियर पैदा हो गया। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पीछे मुड़ा और पूरे एरिया को देखा, लेकिन उसे सिर्फ आसपास खड़े स्माइलिंग स्टूडेंट्स ही नजर आए। उसने अपने क्लोथ्स को टाइट पकड़ लिया, फिर अपने लिप्स लिक किए। उस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो जोर से चिल्लाए और तुरंत यहां से भाग जाए। तुमने हाथ उठाकर मास्क उतारने की सोची, लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद तुमने हाथ वापस नीचे कर लिया। आखिर में तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी ये कंडीशन देखकर सीनियर स्टूडेंट भी जेन्युइनली मास्क, सनग्लासेस और कैप उतारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम खुद को इतना टाइटली कवर कर रखा है, फिर भी सीनियर तुम्हारे पास खड़े होते ही हैंडल नहीं कर पा रहा। अगर मैं पूरा मास्क उतार दूं तो कहीं कोई मर ना जाए। तुम सीनियर से एक भी वर्ड बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, बस सर हिलाकर मना कर दिया। सीनियर ने भौं सिकोड़ ली। उसने कभी भी तुम्हारे जैसे इतने एरोगेंट न्यू स्टूडेंट को नहीं देखा था। उसके फेस पर इरिटेशन क्लियरली दिख रही थी और वो इम्पेशेंट होकर बोला, जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? लेकिन जैसे ही उसने कुछ वर्ड्स बोले, उसे अचानक पूरा बॉडी ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो एक एंडलेस यूनिवर्स के बीच खड़ा हो, जहां सिर्फ ठंड, मौत और लोनलीनेस है। उसके दांत कांपने लगे, पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगा और वो एक कंप्लीट सेंटेंस तक नहीं बोल पा रहा था। हाओयांग, तुम्हें क्या हुआ? लिन शाओ ने चैन हाओयांग की एबनॉर्मल कंडीशन नोटिस की और कंफ्यूजन में पूछा। इसी वक्त लिन शाओ की नजर भी तुम्हारी तरफ चली गई। तुम दोनों की आंखें आपस में मिली, जैसे हवा के बीच एक इलेक्ट्रिक स्पार्क फ्लैश कर गया हो। जैसे ही लिन शाओ की नजर तुम्हारी आंखों से टकराई, उसे लगा जैसे एक लाइटनिंग बोल्ट सीधा उसकी आंखों में घुस गया हो। उसका पूरा बॉडी वहीं फ्रीज हो गया। ये वही स्ट्रेंज आदमी था जिसे उसने कुछ देर पहले ट्रेन में मिली थी, लेकिन उसने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा था और लिन शाओ को ऐसा फील हुआ जैसे उसके सारे कपड़े उतार दिए गए हों और वो सबके सामने कंप्लीटली एक्सपोज खड़ी हो। पैनिक, हेल्पलेसनेस, फियर और हर तरह के नेगेटिव इमोशंस उसके दिमाग में फ्लड की तरह भर गए। वो ऑलमोस्ट पागल होने की सिचुएशन में पहुंच गई। तभी एक शार्प आवाज उसके कानों में गूंजी, पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, यहाँ एक टेररिस्ट है। ये आवाज लिन शाओ के लिए जैसे अंधेरे में रोशनी बन गई। उसके दिल को अचानक एक सहारा मिल गया। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस को बुलाओ, डरने की क्या बात है। चाहे सामने कोई डेमन हो, घोस्ट हो या कोई भी ईविल क्रीचर हो, पुलिस के सामने सबको ओबीडियंटली सरेंडर करना पड़ेगा। उसने तुरंत अपनी लाइव स्ट्रीम बंद की और पुलिस को कॉल कर दिया। हेलो पुलिस अंकल, यहाँ एक टेररिस्ट है। लोकेशन हुआ रेलवे स्टेशन है, लाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट के एरिया में, यनहाई सिटी। यनहाई सिटी के हुआ रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस पर अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एडमिशन सीजन चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। याद रखिए, सस्पेक्ट को बिल्कुल प्रोवोक मत करना। अगर कुछ गलत हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। पब्लिक की सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। सभी ऑफिसर्स जल्दी से व्हीकल में बैठो। वांग जियांगोड ने लीड करते हुए तुरंत ऑर्डर्स दिए। सभी ऑफिसर्स अपने वेपन्स लेकर निकल पड़े। लिन शाओ की इमरजेंसी कॉल के लगभग 10 मिनट बाद दूर से पुलिस सायरन की तेज आवाज सुनाई देने लगी। 3 पुलिस कार सीधा रेलवे स्टेशन के सामने वाले स्क्वायर में आकर रुकी। 10 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स एक एक करके गाड़ी से बाहर निकले और तेजी से आगे बढ़ने लगे। पुलिस को किसने कॉल किया था? एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? वांग जियाओगो ने एक नजर पूरे एरिया पर डाली और सिचुएशन ऑब्जर्व करने लगा। जब उसने देखा कि कोई भी सस्पिशियस पर्सन वेपन लेकर खड़ा नहीं था, तो उसने थोड़ी रिलीफ की सांस ली।
लेकिन लिन शाओ ये के कुछ बोलने से पहले ही चेन हाओयांग दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया। मैं हूं, मैंने कॉल किया था। पुलिस अंकल, यहां कोई रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने वाला है। ये कैसे पॉसिबल है? चाइना में वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स पर इतनी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है कि नॉर्मली कोई इतनी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता। क्या किसी फॉरेन कंट्री ने सीक्रेटली एक्सप्लोजिव्स यहां ट्रांसपोर्ट किए हैं? क्या ये चाइना में पैनिक क्रिएट करने की प्लानिंग है? क्रिमिनल कहां है? क्या उसके पास हैवी वेपन्स हैं? वांग शिन ने तुरंत रेलवे स्टेशन के क्राउड को इवैक्यूएट करने और ट्रेन सर्विसेज टेम्परेरीली सस्पेंड करने का ऑर्डर देने की तैयारी की। क्यान च्वेन लिन ने आर्म्ड पुलिस को कोऑर्डिनेशन के लिए इन्फॉर्म करने का ऑर्डर दिया। वोंग जियाओगो ने एक के बाद एक 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स दिए। ऑफिसर्स ने इमीडिएटली ऑर्डर्स फॉलो करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाना कोई नॉर्मल केस नहीं था। अगर सिचुएशन प्रॉपरली हैंडल नहीं हुई तो ये पूरे कंट्री को हिला देने वाला मेजर केस बन सकता था। वोंग जियाओगुओ को पुलिस में 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। इस दौरान उन्होंने काउंटलेस थीव्स, क्रिमिनल्स, फ्यूजिटिव्स और डेंजरस ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया था। फिर भी इस वक्त वो अनयूजुअली नर्वस था। पुलिस अंकल, वो रहा, वही मास्क, सनग्लासेस और कैप पहने हुए आदमी। अभी थोड़ी देर पहले वो यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट्स को पिक करने वाली बस में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे देख लिया। पुलिस अंकल, जल्दी इसे अरेस्ट कीजिए। चेन हाओयांग ने तुम्हारी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा। तुम वोंग जियाओगो के सामने खड़े रहे। तुमने दोनों हाथ ऊपर किए और फिर शोल्डर श्रक किए। तुम क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है, तुम क्रिमिनल नहीं हो, और तुम अपने फेस पर जितना पॉसिबल हो सके उतना हार्मलेस एक्सप्रेशन रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि पुलिस तुम्हें गलत ना समझे। वोंग जियाओगो ने आंखें थोड़ी सी नैरो करके तुम्हारी तरफ देखा। तुम देखने में एक कंप्लीटली नॉर्मल पर्सन लग रहे थे, बस तुमने अपना फेस कुछ ज्यादा ही टाइटली कवर कर रखा था। लेकिन कभी कभी तुम्हारे बॉडी से एक स्ट्रेंज मर्डरस ऑरा और डेंजरस प्रेजेंस निकलती हुई फील हो रही थी। ऐसी ऑरा वोंग जियाओगो ने सिर्फ उन क्रिमिनल्स के अंदर देखी थी जिन्होंने मल्टीपल मर्डर्स किए होते हैं। ये ऐसी ऑरा थी जो लाइफ और डेथ की बिल्कुल परवाह ना करने वाले इंसान में होती है। सिर्फ वही लोग जिनके हाथ खून से रंगे होते हैं ऐसी टेरिफाइंग ऑरा रख सकते हैं। ये तो बड़ा कैच है। वोंग जियाओगो ने चेन हाओयांग के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे काम रहने का सिग्नल दिया। फिर उसने अपने कोलीग्स को आंखों से सिग्नल दिया कि वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ें। वोंग जियाओगो जानबूझकर अपनी एक्सप्रेशन और आईज को एज काम एंड फ्रेंडली रखने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि कहीं सामने वाले डेंजरस पर्सन को प्रवोक न कर दे। तुम्हारे हाथ में फिलहाल कोई वेपन नहीं था, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं थी कि तुम्हारे पीछे लटके बैग के अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है। हेलो, मैं लाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट का टीम कैप्टन हूं। कोई प्रॉब्लम है या कोई रिक्वेस्ट है तो डायरेक्टली मुझे बता सकते हो। बस किसी इनोसेंट सिविलियन को बिल्कुल हर्ट मत करना। जितना वो आदमी के पास जा रहे थे उतना ही उनके बॉडी से निकलती टेरिफाइंग मर्डरस ऑरा क्लियरली फील हो रही थी। ये ऑरा उन सभी डेंजरस क्रिमिनल्स से भी ज्यादा स्कैरी थी जिनसे वो अपनी लाइफ में मिले थे। कहीं ये कोई प्रोफेशनल मर्सनरी किलर तो नहीं? इसके पीछे कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी तो नहीं? तुमने देखा कि पुलिस ऑफिसर तुम्हारी तरफ आ रहा है और अचानक तुम्हें लगा जैसे तुम्हारी पूरी लाइफ डार्क हो गई हो। शायद यूनिवर्सिटी जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, एक गलत डिसीजन। अगर तुम घर पर रहकर सिस्टम के मिशंस कंप्लीट करते और रोज पैक्ड मील्स खाकर सिंपल लाइफ जीते तो ज्यादा बेटर होता। इतनी दूर यूनिवर्सिटी पढ़ने आने की जरूरत ही क्या थी? इतनी मेहनत और ट्रैवल के बाद आखिर में सब कुछ मेस बन गया। तुम्हारा हाथ धीरे धीरे अपनी बैग की तरफ बढ़ा। वोंग जियाओगुओ ने जैसे ही तुम्हारा हाथ बैकपैक की तरफ जाते देखा, उसके दिल में अलार्म बज गया। क्या ये वेपन निकालने वाला है? उसने तुरंत अपनी वेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाया। एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर के तौर पर उसे गन निकालने और फायर करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते, लेकिन सामने वाले की नेक्स्ट एक्शन ने वोंग जियाओगुओ को कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया। रेलवे स्टेशन के बाहर फुल्ली इक्विप्ड 10 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। उन सब का लीडर वोंग जियाओगुओ भी तुम्हें एक्सट्रीमली टेंस होकर देख रहा था। तुम धीरे धीरे अपने बैकपैक की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। तुम अपना एडमिशन लेटर उन्हें दिखाना चाहते थे, लेकिन वोंग जियाओगुओ को फिर भी लगा कि सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। कहीं ये वेपन तो नहीं निकाल रहा? उसने तुरंत अपनी वेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाया। एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर होने की वजह से वो सिर्फ 2 सेकंड्स में गन निकालकर फायर कर सकता था, लेकिन तुम्हारी नेक्स्ट एक्शन ने वोंग जियांगो को और भी कंफ्यूज कर दिया। तुमने सबसे पहले बैकपैक को ग्राउंड पर रख दिया, उसके बाद अपना फोन,
वॉलेट और आईडी कार्ड भी ग्राउंड पर रख दिया। फिर तुमने दोनों हाथ सामने उठाए, पाम्स पुलिस की तरफ थे, और तुमने अपनी 5 उंगलियां खोल दी। वोंग जियांगुओ ने देखा कि सामने खड़ा डेंजरस लुकिंग पर्सन सरप्राइजिंगली पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा था। उसका हाथ जो अभी वेस्ट की तरफ जा रहा था वो धीरे से वापस आ गया। तुमने भी अंदर ही अंदर रिलीफ की सांस ली। वोंग जियांगुओ ने भी मन ही मन एक लंबी सांस छोड़ी। प्लीज हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वोंग जियांगुओ के बोलते ही 2 पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारे पीछे आ गए। तुम दोनों हाथ हवा में उठाए हुए थे और फिंगर्स से ओ के साइन बनाया। फिर तुम पुलिस कार की तरफ चल दिए। जांग अभी तक आया भी नहीं और मुझे पहले ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। तुम अंदर ही अंदर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड थे। जब वोंग जियांगुओ ने देखा कि डेंजरस लुकिंग सस्पेक्ट पुलिस कार में सेफली बैठ गया है तो उसने चेन हायोंग से कहा, तुमने ही पुलिस को कॉल किया था, तुम भी हमारे साथ चलो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। चेन हायोंग तुझ भूल पाता उससे पहले लिन शाई यूएस जल्दी से आगे बढ़ी। एक्चुअली पुलिस अंकल, मैंने कॉल किया था। वोंग जियांगुओ ने साइलेंटली लिन शाई यूए की तरफ देखा। पुलिस कार के अंदर तुम दोनों पुलिस ऑफिसर्स के बीच बैठे थे। दोनों ऑफिसर्स पूरे बॉडी से अलर्ट थे। उनके फोरहेड से कॉन्टिन्यूअसली स्वेट निकल रहा था। तुम्हें अंदर से बहुत स्पीचलेस फील हो रहा था। मैं तो बाहर निकलते वक्त ऑलमोस्ट पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहन चुका था, बस हैजमैट सूट ही नहीं पहना था। लेकिन ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अभी भी इतने टेंस हैं। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। पुलिस सायरन बजाते हुए सीधा लाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर पहुंची। पूरे रास्ते दोनों पुलिस ऑफिसर्स को तुम्हारी टेरिफाइंग प्रेजेंस के अनबेरेबल प्रेशर फील होता रहा। गाड़ी से सबसे पहले उनके कांपते पैर बाहर निकले। उन दोनों के लिए ये उनकी डेकेड्स लॉन्ग पुलिस करियर का सबसे डार्क डे था। तुम पुलिस कार से बाहर निकले ही थे कि एक पुलिस ऑफिसर जल्दी से वोंग जियांगुओ के पास आया। कैप्टन, सीनियर ऑफिसर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। स्टेशन के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मीटिंग अटेंड करनी है। वोंग जियांगुओ ने भौवें से कोड़ ली। अब फिर क्या बड़ा इंसिडेंट हो गया। उसने तुम्हारी डेंजरस अपीयरेंस की तरफ देखा, फिर पास खड़े पुलिस ऑफिसर से बोला, पहले इसे होल्डिंग रूम में ले जाओ, उसके बाद जल्दी मीटिंग में आ जाना। और इस तरह तुम्हें एक रूम में काफी कैजुअली लॉक कर दिया गया। रूम के अंदर एंटर करते ही तुमने एक चेयर देखी और सीधा उस पर बैठ गए। तभी सिस्टम अपडेटेड, मिशन अपडेटेड। तुम्हारे सामने मौजूद क्रिमिनल को सरेंडर करके अपना क्राइम कन्फेस करने पर मजबूर करो। रिवॉर्ड्स 1 पॉइंट फियर्सनेस, 1 पॉइंट फिजिक, 1000 युआन कैश और एक मिस्ट्री गिफ्ट पैक भी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि आज सिस्टम ने तुम्हें डायरेक्टली 1000 युआन कैश रिवॉर्ड दिया था। नॉर्मली एक मिशन से मैक्सिमम 100 युआन मिलते थे, कभी कभी तो सिर्फ कुछ दर्जन युआन ही मिलते थे, और आज 1000 युआन के साथ एक मिस्ट्री गिफ्ट पैक भी मिल रहा था। तुम इतने एक्साइटेड हुए बिना कैसे रह सकते थे? तभी एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, चाहे तुम लोग कितनी भी बार ऑफिसर्स बदल लो, मैं अपना क्राइम कन्फेस नहीं करूंगा। आवाज सामने बैठे एक आदमी की थी। उसके दोनों हाथ चेयर से हैंडकफ किए हुए थे और वो तुम्हारे बिल्कुल ऑपोजिट बैठा था। उसने एक बार पूरे रूम को ऑब्जर्व किया, तब जाकर उसे समझ आया कि ये एक्चुअली एक इंटेरोगेशन रूम था। सिस्टम ने जो मिशन दिया था उसका पर्पस इस सामने बैठे क्रिमिनल को झुकने और अपना क्राइम कन्फेस करने पर मजबूर करना था। उसने सामने बैठे क्रिमिनल को देखा, क्रिमिनल भी उसे ही देख रहा था। दोनों की आंखें मिली। क्रिमिनल अभी कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसके पूरे बॉडी में ठंड की लहर दौड़ गई। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके सामने खड़ा इंसान कोई टेरिफाइंग बीस्ट हो। पैनिक और हेल्पलेसनेस ने उसे कंप्लीटली घेर लिया। सामने खड़ा ये आदमी जैसे एक सेकंड में उसे निगल सकता था। क्रिमिनल ने अनकॉन्शियसली अपने फोरहेड का स्वेट वाइप किया। कौन सपने देख रहा है? जैसे ही उसने ये वर्ड्स बोले, क्रिमिनल को ऐसा लगा जैसे उसके सामने किसी ने उसकी डेथ सेंटेंस सुना दी हो। उसका माउथ और पैर दोनों वायलेंटली कांपने लगे। वो धीरे धीरे क्रिमिनल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसका हर एक स्टेप ऐसा फील हो रहा था जैसे वो क्रिमिनल के हार्ट पर पैर रख रहा हो। क्रिमिनल को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो चेयर को खींचते हुए पूरी स्ट्रेंथ से पीछे हटने लगा और कॉन्टिन्यूसली चिल्लाया, इधर मत आओ। अचानक वो क्रिमिनल के बिल्कुल पास गया और अपना फेस उसके करीब ले आया। फिर उसने सनग्लासेस उतार दिए। अचानक एक आवाज गूंजी। क्रिमिनल ने ऐसी टेरिफाइंग स्क्रीम मारी जैसे उसे जिंदा काटा जा रहा हो। उसने तुरंत दोनों हाथों से अपनी आंखें कवर कर लीं। पूरा बॉडी चेयर के साथ ग्राउंड पर गिर गया। वो कांपते हुए चिल्लाया, मैं कन्फेस करता हूं, प्लीज मेरे पास मत आओ। क्रिमिनल ग्राउंड पर पड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थीं और कंटिन्यूअसली अपनी जान की भीख मांग रहा था। उस आदमी की आंखें उसके लिए बहुत ही टेरिफाइंग थीं। उसे फील हो रहा था जैसे उसकी नजर शार्प ब्लेड्स की तरह उसके बॉडी को एक एक कट में टॉर्चर कर रही हो। अचानक उसने पानी टपकने की आवाज सुनी। उसके तुरंत बाद एक स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट यूरिन की स्मेल उसकी नाक तक पहुंची। उसने ग्राउंड पर पड़े लिक्विड के पडल को देखा। फिर उसने अपना हाथ नाक के सामने हिलाकर स्मेल हटाने की कोशिश की और धीरे से बोला, सिर्फ इतनी सी हिम्मत लेकर भी तुम क्राइम करने की हिम्मत रखते हो?
ये बोलकर उसने दोबारा सनग्लासेस पहन लिए। डिंग, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड्स सक्सेसफुली डिलीवर्ड, होस्ट प्लीज चेक योर रिवॉर्ड्स। मिशन कंप्लीट होते ही वो और भी एक्साइटेड हो गया। उसके बॉडी से निकलती मर्डरस ऑरा और भी डेंस हो गई। ग्राउंड पर पड़ा क्रिमिनल ऐसे चिल्लाने लगा जैसे अपोकलिप्स आ गया हो। मैं कन्फेस करता हूं, मैं कन्फेस करता हूं। इसी वक्त वैंग जियांग वो पुलिस स्टेशन के बाहर से वापस आया और डोर खोला। जैसे ही उसने अंदर का सीन देखा वो कंप्लीटली स्टन्ड रह गया। पुलिस ऑफिसर्स इस क्रिमिनल से 2 दिन और 2 रात से इंटेरोगेशन कर रहे थे, लेकिन उसके माउथ से एक भी यूजफुल वर्ड नहीं निकल पाया था। और ये तो सिर्फ थोड़ी देर में ही कन्फेस कर गया। तुम और लिन श्याओ ये एक एक करके पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। रात की हवा ने दोनों के अंदर की ऑकवर्डनेस को थोड़ा कम कर दिया। लिन श्याओ ये तुम्हारे पीछे चल रही थी। अचानक उसने अपने स्टेप्स फास्ट किए और तुम्हें आवाज दी, ये बेनिंग, 1 मिनट रुको। तुमने इंस्टिंक्टिवली रुककर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन लिन श्याओ ये टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाई। थड़, वो सीधा तुम्हारी बैक से टकरा गई। तुम तुरंत पीछे मुड़े। लिन श्याओ ये अपनी रेड हो चुकी नाक पकड़कर खड़ी थी। तुम्हारी आंखों में गिल्ट आ गया। सॉरी, दोनों ने एक साथ कहा। एक्चुअली मुझे ही सॉरी बोलना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और तुम्हें पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। लिन श्याओ ये की वॉइस गिल्ट से भरी हुई थी, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होते ही उसकी नाक से फिर ब्लड निकलने लगा। तुम्हारा हार्ट टाइटन हो गया। तुम जानते थे कि सिस्टम से स्ट्रेंथन होने के बाद तुम्हारी फिजिकल बॉडी स्टील वॉल जैसी टफ हो चुकी थी, इसलिए ये कोलिजन उसके लिए बिल्कुल ईजी नहीं था। ये ठीक नहीं है, हॉस्पिटल जाकर चेकअप करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें मना करने का चांस भी नहीं दूंगा। तुमने रोड के साइड से एक टैक्सी रोकी और क्विकली उसके पास गए, फिर उसे सीधा प्रिंसेस कैरी में उठा लिया। लिन श्याओ ये ने सॉफ्टली सरप्राइज में एक साउंड निकाला। इंस्टिंक्टिवली उसने तुम्हारी नेक को पकड़ लिया। उसके चीक्स तुरंत रेड हो चुके थे, यहां तक कि वो अपनी नोज से निकल रहा ब्लड भी वाइप करना भूल गई। टैक्सी जल्दी से यनहाई सिटी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर रुक गई। ईएनटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने एक्सरे रिपोर्ट हाथ में लेकर भौएं सिकोड़ ली। इस तरह का एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम सीधा वॉल से टकरा गई हो। नाक की बोन फ्रैक्चर हो गई है। तुम और लिन श्याओ ये एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के पास डॉक्टर की बात एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर ने उसे प्लेंटी ऑफ रेस्ट करने की एडवाइस दी और पेन रिलीफ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी। तुम पूरे टाइम उसके बिल्कुल पास चले। तुम उसकी कंडीशन को लेकर उससे भी ज्यादा वरिड थे। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही लिन श्याओ ये तुम्हारी तरफ देखकर हंस पड़ी। नाक से ब्लड मेरा निकल रहा है, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा वरिड क्यों हो? तुमने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। एक गुड मैन को किसी ब्यूटीफुल गर्ल को छोटी सी इंजरी भी सफर नहीं करने देना चाहिए। तुम्हारी बात सुनकर लिन श्याओ ये कुछ सेकंड्स के लिए स्टन रह गई। उसके बाद उसके लिप्स पर एक स्वीट स्माइल आ गई। उसके माइंड में एक थॉट आया, शायद अब मैं फाइनली नॉर्मल लोगों की तरह किसी के साथ रह सकती हूं। तुम्हारी सालों से सप्रेस्ड एक्साइटमेंट अब कंट्रोल नहीं हो पाई। तुमने वहीं रोड पर एक एक्सट्रीमली स्मूथ बैक फ्लिप किया, लेकिन जैसे ही तुम लैंड हुए तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे फीट के नीचे ग्राउंड वाइब्रेशन की वजह से एक छोटी सी क्रैक पड़ गई थी। तुमने तुरंत सिचुएशन कवर करने की कोशिश की, बस खुशी ज्यादा हो गई। एक्चुअली पहले थोड़ी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की थी। लिन श्याओ ये उससे एडमायरेशन से देखने लगी। वाओ, तुम तो काफी अमेजिंग हो। एक्चुअली आज मैं पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा बात कर रहा था। उसने दूर जाती हुई स्ट्रीट को देखा और उसकी आवाज में रिलीफ क्लियरली सुनाई दे रहा था। लिन श्याओ ये को स्टेशन पर उसका वो साइलेंट और पेशेंट एटीट्यूड याद आ गया। उसने जोर से सिर हिलाया, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूं। सिर्फ इन 2 सिंपल वर्ड्स ने उसके दिल को इमोशन से भर दिया। उसने और कुछ नहीं कहा, बस लम दियाओजा के साथ साइड बाय साइड चलते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ता रहा। यानहाई हॉस्पिटल से यानहाई यूनिवर्सिटी सिर्फ एक स्ट्रीट दूर थी। इसी वक्त साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में वांग शिन और चियान शॉन लिन जल्दी से ऑफिस में एंटर हुए। कैप्टन वांग, क्रिमिनल डिंगली ने सब कुछ कन्फेस कर दिया है। वांग जियांगुओ ने सर भी नहीं उठाया, उसने बस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तुम दोनों ये वीडियो क्लिप देखो। स्क्रीन पर इंटेरोगेशन रूम का फुटेज चल रहा था। वो अंदर आए कुछ ही देर हुई थी। उसने भी प्रॉपरली कुछ बोला भी नहीं था कि डिंगली ऑलरेडी अपनी जान की भीख मांगने लगा, और जैसे ही उसने सनग्लासेस उतारे, डिंगली इतना डर गया कि उसने वहीं पैंट्स में यूरिन कर दिया। सीरियसली, वो इतना डर गया? वांग शिन के फेस पर डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा था। एग्जैक्टली, वांग जियांगुओ को स्टेशन पर हुआ सीन याद आ गया। उसकी आईब्रोज टाइट हो गईं। उस लड़के से निकलने वाली मर्डरस ऑरा मैंने अपनी पूरी करियर में जितने भी डेंजरस वांटेड क्रिमिनल्स देखे हैं उनसे भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। लेकिन हमें तो कुछ फील नहीं हुआ। मैक्सिमम हमें बस एक नॉर्मल यंग मैन लगा।
चियान शॉन लिन धीरे से बोला। वांग जियांगुओ ने अपने टेम्पल्स मसाज किए। शायद इंटेरोगेशन के प्रेशर की वजह से मुझे हेल्यूसिनेशन हो गया हो, लेकिन डिंगली का टेरिफाइड रिएक्शन फेक नहीं हो सकता। वो चेयर से खड़ा हुआ और ऑफिस से बाहर निकलने लगा, लेकिन डोर तक पहुंचते ही अचानक रुक गया। तुम दोनों स्टूडेंट पर नजर रखना, यान हाई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ये बेइनिंग। अगर उसके बारे में कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन मिले तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। फांग शिन और चियान शुआन लिन दोनों ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने ये नाम अच्छी तरह याद कर लिया। उधर ये बेइनिंग और लम तियाओजा बातें करते हुए हंसते हंसते कुछ ही देर में यान हाई यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए। गेट के पास चर्न हाउजियांग इधर उधर वॉक कर रहा था। जैसे ही उसने ये बेइनिंग और लम तियाओजा को साथ में आते देखा, दोनों को हैप्पीली बातें करते हुए देखा, उसका फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। वो फास्ट स्टेप्स में उनके पास आया। तुम इसके साथ क्यों आ रही हो? उसकी वॉइस में क्लियर डिससैटिस्फैक्शन थी। उसने ये बेइनिंग को हेड टू टो ऐसे देखा जैसे उसमें कोई फॉल्ट सर्च कर रहा हो। लम तियाओजा ने स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया, हमसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसका नाम ये बेइनिंग है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन है और ये भी हमारे ही डिपार्टमेंट में है। फिर वो ये बेइनिंग की तरफ मुड़ी और चर्न हाउजियांग की तरफ पॉइंट किया। ये चर्न हाउजियांग है, हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस हार्ट थ्रॉब। इसके बहुत सारे फीमेल फैंस हैं। कैंपस हार्ट थ्रॉब का टाइटल सुनते ही चर्न हाउजियांग के फेस पर थोड़ा प्राउड एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि लम तियाओजा की आईज में उसके लिए बिल्कुल भी स्पेशल फीलिंग नहीं थी, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया। ये बेइनिंग ने पोलाइटली सर हिला के उससे ग्रीट किया। इसी वक्त चर्न हाउजियांग को रियलाइज हुआ कि जो टेरिफाइंग मर्डरस ऑरा पहले उसका सांस रोक रही थी, वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी थी। अब सामने सिर्फ एक काम और नॉर्मल यंग मैन खड़ा था। चर्न हाउजियांग ने अपनी चेस्ट थोड़ी बाहर निकाली और एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ हल्की सी हुम की। लम तियाओजा उसके इस एटीट्यूड की आदत डाल चुकी थी। उसने बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया, बस ये बेइनिंग का हाथ पकड़ा और बोली, चलो मैं तुम्हारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा देती हूँ। ये बेइनिंग उसके साथ कैंपस के अंदर चला गया। दोनों तरफ गिंको ट्रीज हवा में हिल रहे थे। गोल्डन लीव्स ग्राउंड पर गिर रहे थे, बिल्कुल बटरफ्लाइज की तरह। ऑटम में यूनिवर्सिटी का व्यू इतना ब्यूटीफुल था कि कोई भी रुककर देखने लगे। वाव, कितना ब्यूटीफुल है। ये बेइनिंग ने जेन्युइनली एडमायर किया। रियली काफी ब्यूटीफुल है। लम तियाओजा भी एग्री करते हुए बोली। अचानक किसी का हाथ ये बेइनिंग के आर्म से टकरा गया। एक ग्लासेस पहने हुए मेल स्टूडेंट जल्दी से लम तियाओजा के सामने आया, एक्साइटमेंट से बोला, सीनियर तियाओजा, मैं फ्रेशमैन डू आयुवन हूँ, डेटा साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट में हूं। मैं हमेशा तुम्हारी लाइव स्ट्रीम्स देखता हूं जहां तुम क्वेश्चन सॉल्व करती हो। तुम्हें फॉलो करके ही मैं यान हाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाया हूं। क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकता हूं? लम तियाओजा के आंसर देने से पहले ही चर्न हाउजियांग एक स्टेप आगे बढ़ा और दोनों के बीच में खड़ा हो गया। उसने कंटेम्पचुअस टोन में कहा, एक बार खुद को मिरर में देखो। तियाओजा से मिलना या उसके साथ फोटो लेना इतना ईजी है क्या? डू आयुवन का फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। उसने फोन टाइट पकड़ लिया और धीरे से डिफेंड किया, मैं बस उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एडमायर करता हूं मिस्टर चर्न, ऐसे मत बोलो। लम तियाओजा ने फ्राउन करते हुए उसकी बात इंटरप्ट कर दी। फिर वो डू आयुवन की तरफ मुड़ी और स्माइल की, फोन मुझे दो, चलो साथ में फोटो लेते हैं। डू आयुवन के फेस पर इंस्टेंटली एक्साइटमेंट आ गई। उसने जल्दी से अपना फोन लम तियाओजा को दे दिया। लम तियाओजा ने फोन लिया और चर्न हाउजियांग की तरफ बढ़ा दिया। प्लीज हम दोनों की एक फोटो ले दोगे? चर्न हाउजियांग क्लियरली अनविलिंग था, लेकिन फिर भी उसने फोन ले लिया। लम तियाओजा ने उसका हाथ खींचकर स्माइल करते हुए कहा, चलो हम दोनों भी एक फोटो ले लेते हैं, हो सकता है तुम दोनों फ्यूचर में सेम क्लास में हो। दुआ जुन ने भी जल्दी से सपोर्ट किया, हाँ हाँ साथ में फोटो लेते हैं। उसने सनग्लासेस, मास्क और कैप पहन रखी थी। वो लम तियाओजा और दुआ जुन के बीच खड़ा हुआ और तीनों ने काफी यूनिक ग्रुप फोटो ले ली। उसके बाद लम तियाओजा ने फोटो भेजने के लिए उससे वीचैट पर ऐड करने को कहा। उसने स्माइल करते हुए उसका वीचैट क्यूआर कोड स्कैन किया और दोनों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। जैसे ही फ्रेंडशिप ऐड हुई, लम तियाओजा के फोन पर कॉल आ गई। कॉल प्रिंसिपल ताओ की थी। उसने जल्दी से दोनों से कहा, तुम लोग सीधा जाना और फिर लेफ्ट टर्न लेना, वहीं तुम्हारे डिपार्टमेंट का फ्रेशमैन रिसेप्शन एरिया है। मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे पहले जाना होगा, बाय। दोनों ने उसे बाय कहा। लम तियाओजा को दूर भागते हुए देखकर उसने शोल्डर्स श्रग किए और दुआ जुन से बोला, चलो हम एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने चलते हैं। दुआ जुन ने जमीन से अपना बैग उठाया और एक्साइटमेंट के साथ उसके पीछे चल पड़ा। बिग ब्रदर, ये अब से मैं आपको फॉलो करूंगा, बाद में मेरा भी ध्यान रखना। उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और बस उसे अपने पीछे आने दिया।
कुछ दूर खड़ा चनहाओ जियांगी सब देख रहा था। उसने गुस्से में दांत पीस लिए। उसके मन में उसने दुआजुन को गाली देते हुए सोचा, ये लड़का सच में अंधा है। एक रिच यंग मास्टर जैसे मेरे पीछे आने के बजाय एक अननोन बैकग्राउंड वाले आदमी की चमचागिरी कर रहा है। यनहा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ऑफिस में जैसे ही प्रिंसिपल ताओ वन मो ने लम त्योजा को अंदर आते देखा, वो तुरंत खड़े हो गए। त्योजा, मैंने तुम्हें स्टेशन पर फ्रेशमैन को रिसीव करने के लिए भेजा था, फिर तुम पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गई? लम त्योजा अभी एक्सप्लेनेशन देने ही वाली थी कि उसने प्रिंसिपल ताओ का डार्क एक्सप्रेशन देख लिया, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात बदल दी। अंकल ताओ, मैक्सिमम क्या होगा, अगली बार जब मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी तो यनहा यूनिवर्सिटी का नाम और साइन बोर्ड क्लियरली लगा दूंगी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का प्रमोशन कर दिया करूंगी, ठीक है? ये सुनते ही प्रिंसिपल ताओ वन माओ के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने कबर्ड से एक बैग निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये होममेड चिली सॉस है जो मैंने अभी बनाई है, इसे घर ले जाना और अपने पेरेंट्स को टेस्ट करवाना। थैंक यू अंकल ताओ। लम त्योजा ने बैग ले लिया, फिर कैजुअली पूछा, हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक टॉप यूनिवर्सिटी है, फिर भी आपको मेरे जैसे छोटे से लाइव स्ट्रीमर से प्रमोशन की जरूरत पड़ती है? ताओ वन माओ मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोले, ऑफ कोर्स जरूरत पड़ती है, बस तुम अपना काम करती रहो। उन्होंने ये नहीं बताया कि लम त्योजा की मैथ सॉल्विंग लाइव स्ट्रीम्स की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स खुद यनहाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अट्रैक्ट हुए थे। अपने डॉर्मिट्री में वापस आकर लम त्योजा ने एक्साइटमेंट के साथ अपने 4 ब्यूटीज ग्रुप को वीडियो कॉल कर दिया। त्रिंतिन तिंती, त्रियुंग जीएम और क्वान वी ने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पर 3 फेमिलियर फेसेस आ गए। लम त्योजा ने फोन लेकर पूरे डॉर्मिट्री में एक राउंड लगाया और थम्स अप करते हुए एक्साइटेडली बोली, मेरे फॉलोअर्स, मैं वापस आ गई हूं। त्रिंतिन तिंती ने तुरंत मजाक उड़ाते हुए कहा, फॉलोअर्स तो तुम्हारे सर पर, मैं अभी तक अपना लगेज अनपैक कर रही हूं। त्रियुंग जीएम ने फोन हिलाया। उसके बैकग्राउंड में ट्रेन का कंपार्टमेंट दिख रहा था। लम त्योजा और क्वानवी दोनों एक साथ शॉक में बोली, तू ट्रेन में है? स्मार्ट। त्रियुंग जीएम ने फिंगर स्नैप किया। वी, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? लम त्योजा ने नोटिस किया कि क्वानवी का मूड ठीक नहीं था। क्वानवी ने साय किया, मेरी मॉम ने बोला है कि कल मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा, बस इसी वजह से मूड खराब है। डेटिंग करूं भी कैसे? मॉम ने यूनिवर्सिटी के टाइम भी मुझे रिलेशनशिप में आने की परमिशन नहीं दी। कितनी स्ट्रिक्ट है यार। लम त्योजा ने सरप्राइज से पूछा, वेट, तुम अब रिलेशनशिप में आना चाहती हो? कोई टारगेट मिल गया क्या? त्रिंतिन तिंती इंस्टेंटली क्यूरियस हो गई। लम त्योजा ने एक हाथ से चिन सपोर्ट की। उसके दिमाग में उसका फेस फ्लैश हुआ। उसका प्रिंसेस कैरी करते वक्त वो काम और स्टडी रहना, और प्रॉब्लम्स फेस करते वक्त उसका कंपोज्ड एटीट्यूड, ये सब लम त्योजा को स्ट्रेंजली सिक्योर फील कराता था। वो उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहती थी। त्रिंतिन तिंती, त्रियुंग जीएम और क्वान वी तुरंत उससे क्वेश्चन करने लगी, क्या तुम्हारा ऑलरेडी कोई टारगेट है? लम त्योजा ने कामली एडमिट कर लिया, हाँ, एक फ्रेशमैन है जो अभी यूनिवर्सिटी में आया है। उसने पहले ली गई ग्रुप फोटो भी निकालकर ग्रुप में सेंड कर दी। फोटो देखते ही तीनों की नजर उस पर टिक गई। वो लड़का हेड टू टो कंप्लीटली कवर्ड था, सनग्लासेस, मास्क और कैप, उसका फेस प्रॉपरली विजिबल ही नहीं था। तीनों ने तुरंत उससे टीज करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है इसका फेस बिल्कुल हैंडसम ना हो, या फिर फेस पर कोई स्कार हो। ज्यादा जल्दी डिसीजन मत लेना। लेकिन लम त्योजा बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई। उसके माइंड में वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि ये वही पर्सन है। उसके लिए उसके आउटर अपीयरेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। वीडियो कॉल खत्म करने के बाद लम त्योजा बेड पर लेट गई, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी नजर बार बार उसके वीचैट प्रोफाइल नेम पर जा रही थी। उसका नाम चाहे कितना भी कूल हो, लेकिन एक नाम जो किसी की याद दिलाए, उसके सामने वो भी कुछ नहीं। वो सोचती रही कि कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करे। उसने मैसेज बार बार टाइप किया, फिर डिलीट किया, दोबारा लिखा, फिर डिलीट कर दिया। आखिर में उसने बस एक सिंपल मैसेज सेंड किया, एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गईं। उधर वो अभी अभी डॉर्मेटरी में अपना बेड अरेंज करके खत्म ही हुआ था कि उसके फोन पर मैसेज आ गया। मैसेज देखकर उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने शॉर्ट रिप्लाई किया, हो गया। फिर उसे याद आया कि उससे अभी तक हॉट वाटर रूम और कैंपस स्टोर नहीं मिला था, और उसे थोड़ी प्यास भी लग रही थी। इसलिए उसने एक और मैसेज टाइप किया, हॉट वाटर रूम कहाँ है? कैंपस में स्टोर भी नहीं मिल रहा, थोड़ा थर्स्टी हो रहा हूं। मैसेज देखते ही लम त्योजा तुरंत बेड से उठ बैठी, जैकेट उठाया और जल्दी से बाहर भाग गई। मेल डॉर्मिटरी के गेट पर जाकर उसने कम शुगर वाली एक कप मिल्क टी खरीदी। वो चुपचाप वहीं वेट करने लगी।
उधर उसने अपना रूम क्लीन किया और काम खत्म करने के बाद डॉर्मेटरी से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि लाम तियोजा रोड साइड पर मिल्क टी का कप लेकर खड़ी थी। सूरज की रोशनी उसके फेस पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो और भी लाइवली और ब्यूटीफुल लग रही थी। सॉरी, डॉर्मेटरी क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए लेट हो गया। वो स्माइल करते हुए उसके पास आया। कोई बात नहीं। लाम तियोजा ने जल्दी से मिल्क टी उसकी तरफ बढ़ा दी। मुझे लगा शायद तुम ज्यादा स्वीट नहीं पीते, इसीलिए मैंने शॉपकीपर से कम शुगर डालने को बोला। उसने मास्क का एक कोना नीचे किया और मिल्क टी का एक सिप लिया। स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट थी। उसने सिर हिलाकर तारीफ की। काफी अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट। लाम तियोजा उसे अभी भी सनग्लासेस पहने हुए देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मिल्क टी पीते वक्त भी मास्क नहीं उतारता, लेकिन जो लिप्स दिख रहे हैं उनके फीचर्स काफी शार्प हैं, काफी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें कैंपस का टूर करवा देती हूँ ताकि तुम यहाँ के एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाओ। लाम तियोजा आगे चलने लगी और साथ साथ उसे कैंपस के इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताती जा रही थी। लेक्चर बिल्डिंग्स कहाँ है, कैफेटेरिया कहाँ है और स्पोर्ट्स ग्राउंड किस डायरेक्शन में है, वो सब एक्सप्लेन करती जा रही थी। थोड़ी दूर चर्नहाओजोंग, लाओडाओ, बांगलियोंग और चरांग तियत के साथ साउथ डॉर्मेटरी से बाहर निकला। जैसे ही उसने ये बेइनिंग और लाम तियोजा को साइड बाय साइड चलते हुए, बातें करते और हंसते हुए देखा, उसका फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। लाओडाओ और बाकी लोगों ने उसकी इरिटेशन नोटिस कर ली। सब ने सजेस्ट किया कि उस लड़के को एक लेसन सिखा देते हैं, लेकिन चर्नहाओजोंग ने हाथ से मना कर दिया। उसकी आईज में कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ। उसने इससे भी बेटर वे सोच लिया था। कल वो ये बेइनिंग को सबके सामने एम्बैरस करेगा। दोनों कैंपस के अंदर और डीप चले गए। दिन में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग याद करके लाम तियोजा को थोड़ा गिल्ट फील हुआ, इसलिए उसने खुद ही कहा, कल लंच मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। उस दिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके लिए सॉरी। वो स्माइल करते हुए मना करने लगा। आज तुमने मुझे मिल्क टी पिला दी, कल मुझे ट्रीट देने दो, प्लेस तुम चूज कर लेना। लाम तियोजा स्माइल करते हुए अग्री कर गई। उसके दिल में एक स्ट्रेन सी स्वीटनेस भर गई। दोनों को बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ डिस्टेंस पर चर्नहाओजोंग और उसके 3 फ्रेंड्स खड़े हुए पूरा सीन देख रहे थे। चर्नहाओजोंग ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, बस वेट करो, कल मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह लाम तियोजा ने अर्ली मॉर्निंग ही रेडी होकर मेकअप किया। वो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग स्कूल गेट पर पहले ही वेट करने लगी। जब ये बेइनिंग अपने नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स में वहां पहुंचा तो उसने टिप टो पर खड़े होकर उसकी तरफ हाथ हिलाया। उसकी आईज में एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। दोनों अभी निकलने ही वाले थे कि अचानक उनके पास एक बीएमडब्ल्यू आकर रुक गई। कार की विंडो नीची हुई। चर्नहाओजोंग ने डेलिबरेटली फ्रेंडली टोन में कहा, तियोजा, तुम लंच पर जा रही हो? उसने ये बेइनिंग की तरफ देखा। उसकी आईज में एक बेयरली नोटिसेबल प्रोवोकेशन थी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लाम तियोजा ने कोल्डली जवाब दिया। लेकिन चर्नहाओजोंग फिर भी नहीं रुका। उसने आईब्रोज रेज करके कहा, सिर्फ 2 लोग लंच करेंगे तो बोरिंग लगेगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं, कंपनी भी हो जाएगी, प्लेस मैं चूज कर लूंगा। लाम तियोजा के मना करने से पहले ही उसने कार स्टार्ट कर दी और सीधा येनहाई सिटी के सबसे लग्जूरियस होटल टेंगुई होटल की तरफ निकल गया। ये बेनिंग ने धीरे से लाम तियोजा से कहा, लगता है ये मुझे एक्सपेंसिव बिल में फंसाना चाहता है। लाम तियोजा मिस्चीवियस स्माइल के साथ उसके पास आई और धीरे से बोली, डोंट वरी, पोर्क खाना हो तो हमेशा मोटा वाला चूज करना चाहिए। आज बिल उसी से पे करवा लेंगे। प्राइवेट रूम में एंटर करते ही एक ह्यूज राउंड टेबल नजर आया। टेबल पर हर तरह के एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड डिशेस रखे हुए थे। साथ में 1982 विंटेज वाइन की एक बॉटल भी रखी थी। चर्नहाओजोंग ने वाइन ग्लास उठाया और हल्का सा शेक करते हुए कंटेम्पचुअस टोन में ये बेनिंग से कहा, ये टेस्ट करो, शायद तुमने पहले कभी नहीं पी होगी। ये बेनिंग ने मास्क का एक कॉर्नर नीचे किया और एक स्मॉल सिप लिया, फिर बिल्कुल कामली बोला, नॉट बैड। कुछ देर बाद लाम तियोजा बाथरूम जाने का एक्सक्यूज बनाकर रूम से बाहर चली गई। अब प्राइवेट रूम में सिर्फ ये बेनिंग और चर्नहाओजोंग रह गए। चर्नहाओजोंग के फेस से फेक स्माइल डिसअपियर हो गई। उसकी वॉइस कोल्ड हो गई। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। हर इंसान को अपनी औकात और अपना ग्रुप पता होना चाहिए। तियोजा तुम जैसे पुअर लूजर की लेवल की लड़की नहीं है। ये बेनिंग ने वाइन ग्लास को कैजुअली रोटेट किया। उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल काम थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये खुद को उसके वर्दी समझता है? चर्नहाओजोंग इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया। वो गुस्से में रिएक्ट करने ही वाला था कि तभी लाम तियोजा डोर खोलकर वापस रूम में आ गई।
चन हाउसयोंग ने तुरंत अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और प्रिटेंड करने लगा जैसे दोनों कैजुअली बात कर रहे हों। इसी वक्त अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग! टेंग हुई होटल के पास एक रॉबरी हो रही है। कृपया क्राइम को रोकने के लिए इंटरवीन करें। रिवॉर्ड 1 फेरोसिटी पॉइंट, 1 रूथलेसनेस पॉइंट, 1 किलिंग इंटेंट पॉइंट और टेंग हुई होटल का ब्लैक वीआईपी अथॉरिटी कार्ड। ये बिनिंग तुरंत खड़ा हो गया। उसने लाम त्याओजा से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। लाम त्याओजा कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही वो फास्ट स्टेप्स में प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। उसकी बैक देखते हुए चन हाउसयोंग ने कोल्ड स्माइल की। ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव लंच अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए बिल पे किए बिना भाग रहा है। लाम त्याओजा ने उसे कोल्ड लुक दिया। उसने कुछ जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उधर ये बिनिंग होटल से बाहर निकल चुका था। कुछ ही देर में उसके कानों में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज पड़ी। चोर पकड़ो, रॉबरी! उसने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा। वहां एक ओल्ड मैन एक यंग लड़के के पीछे भाग रहा था। वो लड़का अपनी बाहों में एक बैग को कस के पकड़े हुए जान बचाकर भाग रहा था। ओल्ड मैन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसका पीछा कर सके, इसीलिए वो वहीं खड़ा रहकर चिल्लाता रहा। ये बिनिंग ने कुछ ही स्टेप्स में उस लड़के को कैच कर लिया। उसने उसकी कॉलर पकड़ ली और जोर से चिल्लाया, ओल्ड मैन के पैसे वापस करो। लड़का लगातार स्ट्रगल करता रहा। ये बिनिंग ने हाथ उठाकर उसके शोल्डर पर जोर से थप्पड़ मारा। दर्द की वजह से लड़के के हाथ से बैग नीचे गिर गया। ये बिनिंग ने तुरंत बैग उठा लिया। ये देखकर लड़के ने बस एक लाइन बोली, तू बस वेट कर। फिर वो अपना शोल्डर पकड़कर डर के मारे भाग गया। ये बिनिंग ने बैग ओल्ड मैन को वापस दे दिया। एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पैसे सेफ हैं। ओल्ड मैन ने बैग खोला, लेकिन अंदर देखकर वो खुद भी सरप्राइज हो गया। अंदर नीटली रखे हुए 3 बंडल्स पेपर मनी थे। ओल्ड मैन ने रिलीफ की सांस ली और एक्सप्लेन किया, ये असली पैसे नहीं है, ये जॉस पेपर मनी है। मैं इसे अपनी डिसीज्ड वाइफ के लिए जलाने वाला था। मेरे लिए ये रियल मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिनिंग ने उन पेपर नोट्स को देखा और कुछ देर के लिए न जाने हंसी आए या रोना ऐसी सिचुएशन में पड़ गया। ओल्ड मैन के बार बार थैंक्स कहने के बाद वो वापस होटल के प्राइवेट रूम में चला गया। ये बिनिंग को वापस आते देखकर चन हाउसयोंग ने तुरंत टॉन्ट मारा, फाइनली पैसे उधार लेने वाला आदमी वापस ही आ गया। ये बिनिंग ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसने लाम त्याओजा से कहा, तुम खा चुकी हो, चलो चलते हैं। लाम त्याओजा कंफ्यूज्ड होकर बोली, लेकिन तुमने तो कुछ खाया नहीं। कोई बात नहीं, ये बिनिंग ने जवाब दिया और स्टाफ को बिल सेटल करने के लिए बुला लिया। वेटर ने रिस्पेक्टफुली बो करके बिल बताया, सर टोटल 1,06,000 युआन हुआ है। चन हाउसयोंग सार्कास्टिकली हंसने लगा। शो ऑफ करना है तो पहले उसकी औकात भी तो होनी चाहिए। लेकिन उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही ये बिनिंग की कोल्ड आइज उस पर पड़ गईं। चन हाउसयोंग तुरंत चुप हो गया। उसका पूरा बॉडी ठंड से कांपने लगा। ये बिनिंग अपना बैंक कार्ड निकालने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ वॉलेट में रखे एक ब्लैक एंड गोल्ड कार्ड से टकरा गया।